देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आसाम एनआरसी की फ़ाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसमें 19 लाख लोगों को गैर मुल्की करार दे दिया गया है। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बात कही है कि हम पूरे मुल्क में एनआरसी लाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई गैर मुल्की रहे और न दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है। सवाल ये है कि एनआरसी क्या है, किस बुनियाद पर एनआरसी की जाती है, आसाम के 19 लाख लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, उनके लिए रास्ते बताए गए हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के, वहाँ क्या होगा, ये चीज़ें क्या होती है, हिंदुस्तान में शहरियत एक्ट किस तरह का है, किस बुनियाद पर किसी को शहरियत दी जाती है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो आजकल चल रही है, एनआरपी यानी नेशनल पॉपुलर रजिस्टर और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप, ये सब क्या है, इस पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं माहिर क़ानून और पटना हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जनाब इकबाल अंसारी साहब से। आप इन दिनों पंजाब चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी हैं और इस पूरे इशू पर गहरी जानकारी रखते हैं। आसाम हाई कोर्ट में भी कारगुजार चीफ़ जस्टिस रह चुके हैं, गहरी नज़र है। तो हम जानते हैं इनसे कि आसाम एनआरसी का फ्यूचर क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, किस बुनियाद पर एनआरसी की गई और पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी के क्या इम्कानात हैं, किस बुनियाद पर इसे किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शहरियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, उससे फ़ायदा होगा। सर, खबर दर खबर में बहुत खुशामदेद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आसाम से 19 लाख लोगों का नाम शहरियत से ख़त्म कर दिया गया है। अब उनके पास 2-3 ऑप्शन है। तो कहा गया है कि 19 लाख लोगों को कि वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स जाएंगे। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या होता है और किस तरह वहाँ से वो अपनी शहरियत को साबित कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, एनआरसी को समझने के लिए, क्योंकि असल एक्ट जो है वो फॉरेनर्स एक्ट है, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था 1946 में। लोगों को मालूम ही है कि जो है जनरली ये होता है कि जो आदमी किसी भी चीज़ को मतलब जो है उस पर अपना हक जमाता है, वो उसको साबित करना पड़ता है कि उसका हक है कि नहीं है। अगर जैसे समझ लीजिए हम इस घर में बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ कि ये घर मेरा है, तो ये मुझे साबित करना होगा। आप अगर क्लेम करते हैं कि ये घर आपका है तो आपको साबित करना होगा। तो इसी तरह से उसमें फॉरेनर्स एक्ट जो है 1946 में ये बना। और एक जो वहाँ पे हुआ है वो आसाम में एक ऑर्डर है 1964 का। उस 1964 के जो है वो एक, इसको एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये है कि जो सरकार चलाने के लिए आप एग्जीक्यूटिव जो है जो ऑर्डर्स पास करता है, उसके अंदर में ये हो रहा है। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से पहले जो है वो एक पहले तो उसका सिलसिला शुरू हुआ कि भाई इसमें इंक्लूड किया जाए किसको करना है और किसको नहीं करना है। जो फॉरेनर माने जाएंगे उनको फिर उनको अपील के लिए जाना पड़ेगा वहाँ ट्राइब्यूनल में। तो यहाँ जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर में जो एनआरसी हो रहा है ये 1971 कट ऑफ डेट है। मतलब जो है जो हमारा रिपब्लिक डे है 1950 का, दैट मीन्स 26 ऑफ जनवरी, नहीं सॉरी, हाँ 26 ऑफ जनवरी 1950, उससे जो है 1971 जो डेट दिया हुआ है उस डेट तक जो भी आया है उसको जो है वो इंडियन सिटीज़नशिप दिया जाएगा। कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे, और वाकई में है कि अगर मुझे कुछ पर साबित करना है तो उसका तो मैं ही डिसाइड करूँगा मैं क्या दूंगा और नहीं दूंगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से फिक्स कर दिया कि यही डॉक्यूमेंट होने होंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे फिक्स करता है, या गवर्नमेंट ऑफ आसाम कि यही डॉक्यूमेंट होने होंगे तभी आप इंडियन सिटीज़न होंगे। क्योंकि आसाम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जो है फ्लड्स आते हैं तो पूरा का पूरा विलेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट कर जाता है। जी, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है आदमी अपने आप को बचाएगा कि कागज़ पत्तर बचाएगा। आज के दिन में हो सकता है वो बचाएं, लेकिन एक ज़माना ये था कि उनको जो अपनी ज़िंदगी बचाना होता है। सारी चीज़ें आजकल तो डिजिटल हो गया है, पहले कागजात पर ही सारी चीज़ें होती थी। इसलिए ये जो है सिलसिला चला और उसके बाद में इसके बेसिस पर जो है वो डिसीजन लिया गया कि ये एनआरसी में इनका नाम, एक किसी आदमी का नाम इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसमें एक चक्कर है। चक्कर ये है कि सिटीज़नशिप एक्ट जो है 1985 का, उसके मुताबिक जो कट ऑफ डेट है वो 1987 है, उसमें शायद जून या जुलाई का है। तो इसका मतलब जो है एक तरफ तो आप 71 दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपका एक्ट जो है वो बोलता है कि ये 87 है। तो 87 होने की वजह से दोनों में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ्लिक्ट है। जब एक कानून बना हुआ है उसको गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन ओवर रूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस एनआरसी जो अभी फ़िलहाल बना है, इतना पैसा खर्च करने के बाद इसका क्या फ़ायदा होगा अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि आप उनको स्ट्रिक्टली बोल नहीं सकते कि ये फॉरेनर है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज़ ऑडियंस आपको बता दें कि एनआरसी पर, जो आसाम में एनआरसी हुई है, उस पर 1600 करोड़ से ज़ायद रुपये खर्च हुए हैं, 55,000 से ज़ायद मुलाजमीन ने काम किया है। और ऐसी लिस्ट है जिस पर किसी का इत्तेफाक नहीं, और सब लोग कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 19 लाख लोग का नाम नहीं आ सका और उन्हें गैर मुल्की भी नहीं करार दिया जा सकता। और इसके अलावा पब्लिक का तकरीबन 1200 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च हुआ है, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक शहरी का जो खर्च हुआ है वो 35 से 40 हज़ार रुपये के करीब खर्च हुआ है। आना जाना, फॉर्म फिलअप करना, एक बिज़नेस बन गई है वहाँ एनआरसी फॉर्म फिलअप करना, और कई सारी चीज़ें हैं। कई लोगों ने तो ख़ुदकुशी कर ली है इस वजह से। वो जो मैं ये बोल रहा था कि जो है अगर इनको हम एनआरसी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन उनको हम सिटीज़नशिप तो उनका हो गया, लेकिन जो दूसरे छूट गए या जो जिनका नाम नहीं आया है उनको हम फॉरेनर इस स्टेज पर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारा एक्ट है उसके मुताबिक वो 87 तक है उसका राइट क्लेम करने का। तो उसी बेसिस पर ही डिसीजन होना चाहिए था, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। तो अभी जो फ़िलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अगस्त के महीने में ही फर्स्ट वीक में शायद उन्होंने बोला कि नहीं, हम कोई इंडियन सिटीज़न को डिप्राइव नहीं होने देंगे, इंडियन सिटीज़न जो है वो इंक्लूड होगा। बाद में उन्होंने 3-4 दिन बाद में उन्होंने बोला नहीं, ऐसा है कि क्योंकि एनआरसी जो है इस बेसिस पर 71 कट ऑफ डेट के बेसिस पर ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है उसको आप फिर क्या करेंगे। दूसरा ये है कि आप जो है जो आदमी को फॉरेनर डिक्लेयर कर देगा, ये उसका इंक्लूड हुआ, ये डिक्लेरेशन नहीं है। डिक्लेरेशन तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ही करेगा। तो उसमें अगर किसी का डिक्लेरेशन होता है कि ये फॉरेनर है, तो आप मैक्सिमम उसको 6 महीने रख सकते हैं डिटेंशन कैंप। डिटेंशन कैंप, वो डिटेंशन कैंप तो नहीं, आपको जेल में रख सकते, उसकी जगह आपने डिटेंशन कैंप बना लिया है। अब वो डिटेंशन कैंप जो है वो जो है क्या नाम उसका, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है उनका ये बोलना है कि भाई वो जो है उसमें जो है वो मतलब ह्यूमन बीइंग की रहने के लिए नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बोलते हैं जिसमें जो एक आदमी डिग्निटी से रहने के लिए, इज़्ज़त से रहने के लिए जो भी राइट चाहिए वो उसका राइट है। तो अब जो ख़ास करके जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उन लोगों का क्या होगा, कैसे रहेंगे वो, कोई पता नहीं है इतने आदमियों का। जैसे ये 19 लाख लोगों का नाम नहीं आ सका है, और बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया कि वो हमारे नहीं हैं। अब ये लोग भी नहीं कह रहे वो सब के सब बांग्लादेशी घुसपैठी, जैसा इससे पहले कह रहे थे 40 लाख 50 लाख लोग घुसपैठी हैं। तो 19 लाख लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके लिए मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने से ज़्यादा रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कानून मतलब इंटरनेशनल कानून है कि 6 महीने ज़्यादा नहीं रख सकते। इंटरनेशनल नहीं, इंडिया का अपना कानून है। इंडिया का नाज़रीन ये बहुत अहम है कि 6 महीने से ज़्यादा इंडियन आइन के मुताबिक भी डिटेंशन कैंप में किसी को नहीं रखा जा सकता। बड़ा सवाल है कि इन लोगों का क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है 6 महीने से ज़्यादा पीरियड के लोगों को रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि जहाँ तक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है उसमें जब आप नोटिस देना होगा,
उसमें अपील तो हम अपील में जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम में पहले नोटिस होना चाहिए था। नोटिस जो इन लोगों को जो दिया गया है उसमें जो है ये लिखा है कि उसमें मेन ग्राउंड्स, आप किस बात पर आपको शक हो रहा है कि भाई ये फॉरेनर है, वहाँ ग्राउंड है नहीं। आपको सिर्फ 4 आदमियों ने बोल दिया, पुलिस वाले ने लिख दिया, तो ये जो है वो फॉरेनर हो गया। ये नहीं है। वो बेसिस ये है कि जो है आप बताइए कि क्या क्या ग्राउंड के ऊपर में आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बोलना होगा ना हम जस्टिस अंसारी जो है ये फॉरेनर है, या मैं बोलूँ शम्स तबरेज़ साहब जो हैं ये फॉरेनर हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा कि भाई इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा सर, एक सवाल बहुत उठता है कि बांग्लादेश की जो मईशत कई सारी चीज़ें हिंदुस्तान से बेहतर है, फिर बांग्लादेश से यहाँ लोग कैसे आ गए? क्या वाकई आप आसाम में रह चुके हैं, कोर्ट में थे, वाकई लोग आए थे, एक महज अफवाह है? नहीं है, ऐसा तो डेफिनेटली बोलना बड़ा मुश्किल है कि अफवाह है या हकीकत है, क्योंकि ये है कि एक वक्त जब बांग्लादेश का वार हुआ था उस टाइम में बांग्लादेश की इकनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी जो आज है। आज डेफिनेटली बेटर है उनका, उस टाइम में ख़राब था। तो कुछ लोग उस टाइम में आए भी, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों का बोलना है कि उस टाइम में हिंदूज़ आए, क्योंकि वहाँ से मुसलमानों को भागने का कोई कारण नहीं था। लेकिन बनती है कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है वो, तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम तो था, लेकिन तो प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि वो जो है बंगाली थे और दूसरी तरफ जो है पंजाबीज़ थे, बस वो वाला प्रॉब्लम था। लेकिन बाकी जो है वो रिलीजन का प्रॉब्लम कुछ नहीं था, धर्म का प्रॉब्लम कुछ नहीं था। आप कौन से धर्म से हैं, किससे हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं। सही कह रहे हैं कि रिलीजन और धर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अभी भी जो कहा जा रहा था कि मुसलमान घुसपैठी है वहाँ, लेकिन 19 लाख लोगों में जो गैर सरकारी सर्वे है, रिपोर्ट है एजेंसियों की, वो ये कि तकरीबन 67 से 70% तक उसमें मुसलमानों के अलावा है। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30% के करीब है 19 लाख में। तो अब इन लोगों को अपील में जाना होगा। अपील में जो ट्राइब्यूनल बना है वो बड़ा अजीब है, क्योंकि किसी भी ट्राइब्यूनल में जुडिशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट किया, पहले तो 10 साल का प्रैक्टिस करने वाला लॉयर को दिया गया था, अब 7 साल के प्रैक्टिस का भी लॉयर को दिया गया है। उसके बाद में जो दूसरे सिविल सर्विसेज हैं, जो लॉ से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनको भी दे दिया गया। उनके परफॉर्मेंस भी जांचे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये बात समझ में नहीं आई। और इतना जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि जब सरकार मांग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम मांग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट टाइम मांग रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं इतने तारीख के अंदर में सारा एक्सरसाइज ख़त्म करो। तो जब आदमी सारा एक्सरसाइज ख़त्म करने के लिए जाएगा एक डेडलाइन के अंदर में, तो उसमें गलतियाँ हो सकती है। ये तो बिल्कुल ही अच्छा सर, एक सवाल ये जहन में आ रहा है कि उमूमन जो डॉक्यूमेंट्स लोगों के बनते हैं तो नामों का डिफरेंट हो जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल्ला, एजुकेशन सर्टिफिकेट उसमें लिखा हुआ है अब्दुल्ला अहमद। सर नेम का बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी किसी का बर्थ मतलब चूँकि देहात से लोग आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में भी फ़र्क हो जाता है। तो जो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ात बनते हैं शहरियत के नाम पर, तो उसमें इस तरह की जो गलतियां हैं, नाम में मिस्टेक है, मतलब क्या उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है? उसकी वजह से क्या बहुत काफ़ी सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो सुनने में आ रहा है कि नाम का डिफरेंस होने की वजह से उनको नहीं माना जा रहा है कि आप कानूनी तौर पर क्या आइन ऐसा कहता है कि अगर इस तरह की किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उसको परेशान किया जाए। आपका नाम अगर नहीं मिलता है जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है, तब तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट तो यही होगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है। इतना तो ही है जी। अच्छा सर, अभी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम पूरे मुल्क में एनआरसी कराएंगे, यानी पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी आनी चाहिए। कई सारे सूबों के लोग कह रहे हैं कि हम एनआरसी कराएंगे। तो एनआरसी क्या है? मतलब एक तो मरदमशुमारी होती है, तमाम शहरियों का डेटा हुकूमत के साथ ऑलरेडी पहले से मौजूद है। आधार कार्ड बनता है, वोटर ID कार्ड बनता है, जो भी 18 साल का होता है उसका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। फिर अलग से एनआरसी की क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है पूरे मुल्क में, और ये क्या है? ये तो वज़ीर दाखिला ही बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि एनआरसी के लिए किसी का ऑब्जेक्शन होना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं है। वो इसलिए कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न अगर बनाना है तो ज़रूर बनना चाहिए। उससे कम से कम ये पता लग जाएगा कि कौन कौन जो है सिटीज़न है और कौन सिटीज़न नहीं है।
इतना इतना तो पता लग ही जाएगा। तो ऐसा अगर कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन किस तरह से उसको बनाया जाएगा ये ऑब्जेक्शनेबल है। मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स क्या फॉलो किया जाएगा, उसमें बेसिस क्या होगा उसका, ये सारी चीज़ें पहले से तय होनी चाहिए और वो कानूनन जो है वो सही होना चाहिए, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक अफवाह ये उड़ी हुई है बहुत तेज़ी के साथ 2-3 हफ्ते से। पहले तो ये तो उसमें कुछ गलत साबित हुआ कि नेशनल एनआरसी बिल पास हो गया है और पूरे मुल्क में एनआरसी हो गया। उसमें ये अफवाह उड़ी हुई है कि लोगों से मांगा जाएगा कि आप साबित कीजिए कि आप इंडियन शहरी, और उसके लिए आपके दादा का परदादा का प्रूफ मांगा जाएगा, ज़मीन के कागजात उनसे मांगे जाएंगे, उनकी आईडी, उनके जो सबूत है वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये उनके ऊपर में होगा जिनके लिए जो है आप, इसीलिए मैंने बोला ना, वो तो जो लाएगा चार्ज कि ये फॉरेनर है, उसको बोलना होगा वो किस बेसिस पर बोल रहा है। अगर वो जब वो बोलेगा तो उसका जवाब मुझे देना है, और इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, जो मान लीजिए एक जो सिटीज़नशिप एक्ट है तो उसमें तो ये है कि आप 1951 का उसमें तरमीम होती रही है कि आपके बाप अगर इंडियन है तो आप भी इंडियन है, बाद में आया कि आपके माँ बाप दोनों इंडियन है तो आप इंडियन है, तो कहने के लिए काफ़ी होगा। तो उसमें ये जो अफवाह उड़ रही है कि बाप की जायदाद हो, उसकी ज़मीन हो, आपके परदादा 1951 से पहले इंडिया के रहो, इस तरह की चीज़ें नहीं पॉसिबल। जो कानून बना हुआ है, अगर सिटीजनशिप डिसाइड होगा तो उसी बेसिस पर होगा। किसी और बेसिस पर अगर करते हैं, जो कर रहे हैं अभी, और बड़ा ताज्जुब है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में हो रहा है सारा कुछ, या ऑब्जर्वेशन के अंडर में हो रहा है, वो गलत होगा। क्योंकि आप तो, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्ट को वायलेट नहीं कर सकता है। आप कैसे बोल देंगे मुझे कि मैं फॉरेन सिटीज़न हूँ या फॉरेनर हूँ, जबकि आप जो है मुझे बता नहीं रहे हैं कि किस लिए आप बोल रहे हैं भाई मैं फॉरेनर हूँ। तो मतलब है कि अगर एनआरसी होता है तो जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसी के मुताबिक होना चाहिए उसूली तौर पर। नहीं होगा, अदरवाइज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न कैसे बनेगा? अच्छा सर, जो एनआरसी है एक एनआरपी है, नेशनल पॉपुलर रजिस्टर, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क क्या है, ये बस टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है और कुछ नहीं है। अब पॉपुलर रजिस्टर क्या होगा, हम थोड़ी कोई पॉपुलैरिटी पर जा रहे हैं। बनना है तो वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप ही होगा, वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। अच्छा सर, ये जो एनआरसी आप हिंदुस्तान में हुई और आसाम की एनआरसी हो गई, मुख्तलिफ रियासतों में लोग बातचीत करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक जो माइनॉरिटीज़ है, ख़ासतौर से मुसलमान हैं, उनमें एक डर सा माहौल बन गया है? कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान टारगेट होंगे। मुसलमान ही नहीं डरे हैं, हिंदूज़ भी डरे हैं, क्योंकि ये जो अभी फ़िलहाल जो लिस्ट बनी है इसमें बहुत सारे हिंदूज़ भी हैं। हाँ, ज़्यादातर, और बंगाल के हिंदू इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा हैं वो लोग। हाँ, वो अब हैं कितने ये तो कोई भी नहीं जानता। प्रॉब्लम तो सिर्फ यही आ रहा है ना, क्योंकि इसमें जो है वो जो हमें अभी फ़िलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, उन्होंने केस किया था, सोनोवाल साहब ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो असली फ़ैसला तो किया नहीं कि इलीगल माइग्रेंट्स एक्ट सही है या गलत है। वो जनरल सिन्हा की रिपोर्ट के ऊपर में चले गए कि जो है इतने इतने आए हैं। अब उन जो ये आ रहा है, ये डेटा जो अभी आया है, और अगर इसमें और कम हो गया, और कम होगा, अगर और कम हो गया तो फिर वो उस जजमेंट का क्या होगा जिसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेलियर है, ये है वो है। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जो गवर्नर एक देता है वो ओथ पे नहीं देता है, वो ओथ लेके कोई एफिडेविट थोड़ी कर रहा है, वो तो एक रिपोर्ट दे रहा है। उसका रिपोर्ट, किसी का भी रिपोर्ट एक बेसिस नहीं हो सकता डिसीजन का। बेसिस डिसीजन का हमेशा या तो एडमिटेड फैक्ट्स होगा, जो उसको दोनों पार्टी एडमिट कर रहे हैं, या जो प्रमाणित फैक्ट है जो साबित हो चुका है उसके बेसिस पर होगा। सोनोवाल वाला केस जो है वो सिर्फ गवर्नर के रिपोर्ट के ऊपर में बना दिया गया है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो जनरल सिन्हा की रिपोर्ट का क्या होगा, उसके बेसिस पर आपने डिसीजन भी दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊंचा कोर्ट है, उसके डिसीजन सबके ऊपर, उसको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत जल्दबाजी बिल्कुल ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि अपने आप को
बिल्कुल हर स्टेप पर कानून के अंदर में रखे। और इस केस में जो है अभी तक समझ में नहीं आया कि आपने कैसे फिक्स कर लिया कि मैं यही डॉक्यूमेंट अलाउ करूँगा और बाकी डॉक्यूमेंट नहीं अलाउ करूँगा। आपने कैसे फिक्स कर लिया कि इतने तारीख के अंदर में मुझे रिपोर्ट पूरी दे दो। आप सरकार को कैसे मजबूर कर रहे हैं जब आप ये नहीं बोल रहे हैं, ये लिख भी नहीं रहे हैं, सरकार को कोई सज़ा भी नहीं दे रहे हैं, सरकार के ऑफिसर्स को सज़ा भी नहीं दे रहे हैं कि नहीं उन्होंने जानबूझ के इसको देरी कर रहे हैं। नाज़रीन, तो आपने सुना एनआरसी के मामले में पूरी तफसील के क्या मामला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जो भी कुछ एनआरसी बनता है तो आईनी तौर पर जो हिंदुस्तान के दस्तूर का तकाज़ा वो यही है कि जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसी की बुनियाद पर किया जाएगा, आपको शहरी माना जाएगा। और हिंदुस्तान का जो सिटीज़नशिप एक्ट है बदलता रहा। पहले यह था कि 1951 के वक्त यानी 1947 में आप हिंदुस्तान में मौजूद थे तो आप शहरी थे। उसके बाद तकरीबन 80 की दहाई के बाद उसमें तरमीम हुई जिसमें कहा गया कि माँ बाप में से कोई एक होना चाहिए। 2003 में जो हुआ तो उसमें यह था कि माँ बाप दोनों का इंडियन होना ज़रूरी है। अब फिर वो सिटीज़नशिप एक तरमीम होकर पार्लियामेंट में पेश होने वाला क्या होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कि जो आइन है उसी के मुताबिक होगा, उससे अलग हट के नहीं हो सकता है। आसाम एनआरसी का जो मुस्तकबिल है कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, रुपये का ज़िया हुआ जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे। और हमारी दरख्वास्त होगी कि इतनी अहम बात को आप ख़ुद सुनने तक महदूद मत रखिए, बल्कि अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से शेयर कीजिए ताकि ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और एक जो अफवाह फैली हुई है, एक डर और खौफ का माहौल है और फैलाया जा रहा है बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तौर पर। सरकार कुछ करती नहीं है लेकिन एक डर का माहौल बनाया जाता है। आसाम को आप देख सकते हैं, पहले से कहा जा रहा था 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ घुसपैठिए आसाम में बांग्लादेश से आए हुए सारे के सारे मुसलमान हैं। और ऐसा हो जाएगा तो आसाम में मुसलमान बहुत कम हो जाएंगे, जो अभी 34% है वो घट के 20% हो जाएंगे। लेकिन सच सामने आ गया कि कितने मुसलमान घुसपैठी और कितने कौन हैं। तो इस तरह पूरे हिंदुस्तान में एक डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान का आइन और दस्तूर सबसे अहम है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और बहुत अहम बात इस इंटरव्यू में आई है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर आपका कि आपने कीमती वक्त दिया और हमारे साथ बातचीत की। आखिर कुछ कहना चाहेंगे आप? तो नहीं, आपने तो सारा बोल ही दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तो आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स और फिर हमारी मुलाकात होगी किसी अगले इशू पर। खुदा हाफिज़। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।